क्या क्या अपवाद है? तो एक है ग्रेफाइट जो कि चमकता है दोस्तों, और भी एक है, एक क्या है? आयोडीन, है ना। ग्रेफाइट हो गया, आयोडीन हो गया, ये दोनों अधातु होते हुए भी क्या होता है? चमकता है। जबकि सारे अधातु जो है वो क्या होता है? चमकता ही नहीं है। यानी रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर देखने वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 यानी कि धातु और अधातु। दरअसल दोस्तों यह चैप्टर जो है आपका केमिस्ट्री का रीढ़ भी कहा जाता है, यानी कि अगर आप 10th केमिस्ट्री को सही अगर मजबूत बनाना चाहते हैं और उसमें अच्छा अंक भी पाना चाहते हैं तो आपको जो है तीसरा चैप्टर बड़ा ही ध्यान से और बड़ा ही बेसिक लेवल से आपको जो है शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि यह चैप्टर को जो है केमिस्ट्री का जो है 10th लेवल पे केमिस्ट्री का रीढ़ कहा जाता है। ठीक है, इसको अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपको जो है बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है या फिर रिजल्ट भी आपका प्रभाव ये डाल सकता है। ठीक है, तो आपको जो है ये चैप्टर बड़ा ही ध्यान से पढ़ना चाहिए और इतना मैं गारंटी देता हूं आपको कि ये वीडियो जो है आपको इजीली तरीके से इस चैप्टर के बारे में समझा देगा। साथ साथ इसमें कुछ टॉपिक भी आप कवर कर लेंगे, जैसे आपका धातु और अधातु क्या होता है, उसका बाह्य रूप से उसको कैसे पहचाने, आंतरिक रूप से उसको कैसे पहचाने कि यही धातु है यही अधातु है, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं धातु और अधातु। हालांकि सबसे पहले हम लोग जो ये जानेंगे कि धातु और अधातु चैप्टर को शुरू कहाँ से करें। तो हम लोग जो है शुरू कहाँ से करते हैं, केमिस्ट्री होता ही शुरू कहाँ से है? पदार्थ से। कहाँ से शुरू होता है? तो आप कहेंगे पदार्थ से ही शुरू होता है। और आपको ये पता है कि पदार्थ दो भागों में है कि कौन कौन से भागों में? तो शुद्ध पदार्थ एक है और एक है अशुद्ध पदार्थ। पदार्थ कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा गया है, एक है तत्व और एक है यौगिक। ठीक है, और अशुद्ध पदार्थ तो एक ही है, एक क्या है भाई? मिश्रण है ना। उसके बाद तत्व को भी जो है तीन भागों में बांटा गया है, वो हमारा कौन कौन है? तो वो है एक धातु, एक है अधातु और एक है आपका उपधातु। बस इसी चीज को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, धातु अधातु उपधातु। बाकी ये सारा चीज जो है अगले वीडियो में, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि यौगिक मिश्रण इन सभी चीजों के बारे में अगला चैप्टर है आपका। ठीक है, तो धातु अधातु और उपधातु के बारे में जो है इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। दरअसल आपको आप समझना होगा ये धातु अधातु और उपधातु जो है वो एक तत्व का ही टुकड़ा है। क्या है? तत्व का ही टुकड़ा है। और तत्व कहां से निकला है? तो शुद्ध पदार्थ से निकला है। कौन सा पदार्थ से? शुद्ध पदार्थ से। तो आप तत्व का डेफिनेशन क्या देंगे? शुद्धतम पदार्थ को, वह शुद्धतम पदार्थ को ही क्या कहते हैं हम लोग? तत्व कहते हैं। शुद्धतम पदार्थ को ही क्या कहते हैं हम लोग? तत्व कहते हैं। ठीक है, और अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। समझ गए होंगे इस चीज को। ठीक है, तो हम लोग यहां से धातु अधातु और उपधातु को निकाल करके हल करेंगे, यानी इसका जो है हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं धातु कितने हैं। अभी तक आपको पता होगा कि आपके बुक में, अगर भारतीय वन बुक आपके पास है तो उस बुक में दिया गया है कि 111 तत्व है। कितना तत्व है? 111 तत्व दिया गया है उसमें, है ना। ज्यादातर अगर देखें तो 118 से प्राप्त हो चुका है, 118 लगभग, लेकिन एग्जैक्ट आपको जो है याद रखना है 111 है ना। 111 आपको याद रखना है। जिसमें धातु की अगर बात करें तो 2/3 धातु है। 111 तत्वों में 2/3 धातु है, यानी कि 92 धातु। और अधातु की संख्या देखें तो वो लगभग आपका 12 है। कितना है? 12 अधातु। और उपधातु की संख्या देखें, उपधातु की अगर संख्या देखें तो उपधातु की संख्या 7 है। तो कितना हो गया? 7 2 9 2 11 और 9 1 10 1 11, यानी 111 तो आपका ऐसे ही हो गया। तो धातु 2/3 यानी कि 92 है, और धातु 111 और उपधातु जो है वो 7 है। और धातु में आपका थोड़ा सा डाउट हमको लग रहा है, लेकिन आप फिर से जो है इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। हालांकि होना तो यही चाहिए 12, लेकिन आप फिर से चेक कर लीजिएगा इसको बुक में क्या है। ठीक है, बुक में आपको ये चीज तो नहीं दिया है, लेकिन आपको इतना तो याद रखना है कि भाई अभी तक जो 111 तत्व प्राप्त हो चुके हैं। इतना सा तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग समझेंगे क्या यहाँ पे। तो तत्व हो गया, यानी कि धातु कितने हैं और धातु कितने, उपधातु कितने। टोटल तत्व जो अभी तक ज्ञात हो चुके हैं वो कितने ज्ञात हो चुके हैं? 111 से भी अधिक ज्ञात हो चुके हैं। ठीक है, अब यहां से हम लोग समझेंगे, क्या समझेंगे? तो अब देखेंगे हम लोग धातु और अधातु का समझना है, इसको पहचानना है कि क्या होता है धातु, क्या होता है अधातु। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है पढ़ाने का, यानी इसको पढ़ने का कई तरीका हो सकता है। दो तरीका होता है। एक तरीका होता है या तो आप जो है क्या करें, धातु को पहले पढ़ लें, धातु के गुण के आधार पर बता दें कि ये धातु है, ये धातु में ऐसा ऐसा गुण पाया जाता है। या तो एक काम करें, धातु और अधातु को एक साथ पढ़ लें। ठीक है, तो धातु और अधातु को जब गुणों के आधार पर आप पढ़ लेंगे तो आपका काम जो है, जो लॉन्ग टाइप में घिंचाने वाला चीज है वो एक साथ आपका
कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा बेस्ट वही रहता है कि एक साथ पढ़ लें। तो इसको जो है हम लोग साफ कर देते हैं, इस चीज़ को हम लोग साथ साथ यानी कि पढ़ेंगे, धातु और अधातु को एक साथ हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और वो भी उसके गुणों के आधार पर। तो धातु और अधातु देख लेते हैं हम लोग, धातु और अधातु। ठीक, धातु और अधातु उसके गुणों के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो धातु और अधातु को। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इतना याद रखना है कि धातु जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, इधर अधातु थोड़ा सा और दूर करके लिख देते हैं भाई, यहाँ पे लिख देते हैं अधातु। ठीक है, और ये हो गया धातु। अब देखिए धातु और अधातु का जो है हम लोग गुणों के आधार पर उसका क्या कर देंगे, विभाजन कर देंगे, यानी अलग अलग कर, एक साथ इसको पढ़ लेते हैं। देखिए समझिए पहले क्या होता है, गुण जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है भौतिक गुण और एक होता है रासायनिक गुण। भौतिक गुण किसको कहते हैं, देखिए बाहरी आवरण को देख करके उसके गुण को बता देना, उसको बोलते हैं भौतिक गुण, और उसके अंदर जाकर अध्ययन करके उसके गुणों को बताना, वो होता है रासायनिक गुण। मतलब नहीं समझे होंगे, जैसे देखिए अभी आप इस मार्कर को देख रहे होंगे तो इसका बाहरी गुण आप क्या समझ रहे होंगे, इसका बाहरी गुण आप देख रहे होंगे कि भाई ये इसकी जो शेप है वो आपका गोलाकार इसकी शेप है, ये आकृति गोलाकार है, फिर ये जो है बेलनाकार टाइप का है। तो ये आप जो देख करके जिसका आकृति आप बता दें, देख करके जिसका रचना आप कर दें, देख करके जिसका गुण आप बता दें, उसको क्या बोलते हैं, भौतिक गुण। और रासायनिक गुण का मतलब उसके, जैसे देखिए किसी व्यक्ति से आप बात किए, बात करने के बाद उसका रिएक्शन कैसा होता है, वो कैसा रिएक्ट करता है, कोई गलत चीज कर दी, कैसे मान लीजिए कीचड़ फेंक दिए उसके, तो उस चीज को लेकर रिएक्ट कैसा करता है, इस चीज को देखने के बाद जो है वो होता है आपका रासायनिक गुण। वो जो प्रदर्शित करता है अपने गुणों को उसको बोलते हैं रासायनिक गुण। ठीक है, तो रासायनिक गुण और भौतिक गुण, सबसे पहले हम लोग देखेंगे धातु और अधातु का भौतिक गुण। क्या देखेंगे, तो भौतिक गुण को पहले देखेंगे हम लोग। ठीक है, यानी धातु और अधातु दिखते कैसे हैं। तो सबसे पहला देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहला टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, पहला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या होता है कि धातु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखें तो धातु के बाह्यतम कक्षा में, किसके धातु के बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम या फिर बाहरी, सिंपल सा लिख दीजिए, धातु के बाहरी कक्षा में, क्या बोल रहे हैं, बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु के बाहरी कक्षा में 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं जरा सा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, लेकिन अधातु की बात करें तो अधातु के बाहरी कक्षा में, अधातु के बाहरी कक्षा में 4, 5, 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा इसका उदाहरण। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु का क्या होता है, तो धातु के बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, मतलब वो क्या है, धातु है। लेकिन अगर 4, 5, 6 या फिर 7 दिख रहा है, वो क्या है, आपका अधातु है। ठीक है, कैसे, अब देखिए उदाहरण ले लिए एक सोडियम आपका, और सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है, 11। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो क्या लिखते हैं, 2, 8, 1, 2, 8, 1। अब ये 1 जो है वो क्या हो गया, इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब सोडियम क्या है, एक धातु है। उसी तरह से आपका जो है एक ले लेते हैं हम लोग मैग्नीशियम, परमाणु संख्या 12 होता है, इसको क्या लिखेंगे, 2, 8 और 2, 12, 2, 8, 10, 2, 12। बाह्यतम कक्षा में 2 है, मतलब ये क्या है, एक धातु है। ठीक है, उसी तरह से अधातु का भी एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हम ले लिए कार्बन। कार्बन का कितना होता है, तो 100 आपको जो है पता होगा, कार्बन का 6 होता है। कितना होता है भाई, कार्बन का 6। तो कार्बन हो गया, परमाणु संख्या कितना, 6। तो यहाँ पे हो गया 2, 4, यानी बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या हो गया, ये एक अधातु है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। ठीक है, 6 होता है। उसके बाद अगर देखें तो आपका हो गया सल्फर, है ना, क्या होता है, सल्फर बहुत दूर जाता है। लेकिन ऑक्सीजन अगर देखें तो ऑक्सीजन कितना होता है, 8। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2, 6। तो बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 4, 5, 6 या फिर 7 कुछ भी आ जाए बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, यानी 4 से अधिक आ जाए, तो वो क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसका क्या होगा, तो वो जो है आपका एक अधातु हो जाएगा। ठीक है,
यानी कि अधातु और उपधातु को अधातु और धातु को पहचानने का एक तरीका आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देख करके आप बता सकते हैं, निकाल करके आप बता सकते हैं कि जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए वो धातु है, और जिसके बाह्यतम कक्षा में 4 या 5 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन दिख जाए वो आपका अधातु है। ठीक है, उसके बाद जो है देखेंगे अगला विद्युत धनात्मक गुण। दूसरा देखेंगे विद्युत धनात्मक गुण, विद्युत धनात्मक गुण, विद्युत धनात्मक गुण। तो विद्युत धनात्मक गुण क्या होता है कि धातु जो है, धातु इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर, धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर क्या करता है, तो वो धनायन बनाता है। धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर क्या बनाता है, धनायन बनाता है। धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाता है। धातु जो है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है ना, और वो क्या बनाता है, धनायन बनाता है। लेकिन अगर इस पार की बात करें तो ये जो है क्या करता है, अधातु क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ये क्या करता है, ऋणायन बनाता है। क्या करता है, ऋणायन बनाता है। धातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाता है, ऋणायन बनाता है। ठीक है, दूसरा ये नियम हो गया। धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और ये क्या बनाता है, तो धनायन बनाता है। और अधातु क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ये ऋणायन बनाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला हो गया आपका तीसरा हो जाता है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता। अब ये आघात वर्धनीयता की बात करें तो ये आघात वर्धनीयता क्या है, क्या है कि धातु को अगर पीट देंगे, धातु को अगर पीट देंगे तो वो क्या होता है, चौड़ा हो जाता है, यानी कि वो फैल जाता है, वो पतला हो जाता है। तो धातु पीटने पर या फिर सिंपल बोल दिए धातु क्या होता है, आघात वर्धनीय होता है। क्या होता है, धातु आघात वर्धनीय होता है। आघात वर्धनीय होता है मतलब धातु को अगर चोट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो चौड़ा होते जाएगा। ठीक है, तो धातु आघात वर्धनीय होता है। लेकिन अधातु की बात करें तो ये अधातु क्या हो जाता है, भंगुर होता है। अधातु भंगुर हो जाता है, अधातु भंगुर होता है। जैसे अब धातु की बात करें तो देखिए सोडियम क्या है, एक धातु है। उसके बाद अगर और बात करें पोटेशियम क्या है, धातु है। और भी अगर बात करें हो गया आपका लोहा भी क्या है, एक धातु है। तो लोहा को अगर आप पीटेंगे तो क्या हो, चूर हो जाता है, टूट जाता है, नहीं, वो और ज्यादा फैलते जाता है। उस पर आघात आप करते हैं तो उसका फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं कि वो रोने लगता है, वो फैलते जाता है। लेकिन अधातु अगर भंगुर हो जाता है, जैसे कार्बन क्या है, वो धातु है। और कार्बन का बेस्ट उदाहरण क्या हो जाएगा आपका, जैसे देखिए हो गया क्या बोलते हैं इसको, कोयला है ना। तो कोयला, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब कोयला को अगर आप पीटेंगे तो क्या होगा, चूर नहीं होगा, क्या चूर हो जाता है, भंगुर हो जाता है। ऐसा नहीं कि कोयला को आप पीटेंगे और वो फैलते जाएगा, वो चूर हो जाता है, भंगुर हो जाता है। ठीक है, तो इसका एक और गुण हो गया आघातवर्धनीय, यानी कि धातु आघातवर्धनीय होता है और अधातु भंगुर होता है। ठीक है, उसके बाद अगला हो गया आपका तन्यता। क्या बता रहे हैं आपको, तन्यता, यानी धातु जो है क्या होती है, तन्य होती है। क्या होती है, धातु तन्य होती है, धातु तन्य होती है। जबकि अधातु की अगर बात करें तो अधातु जो है क्या होता है, अधातु तन्य नहीं होती है, अधातु तन्य नहीं होती है ना। धातु क्या होती है, तन्य होती है। तन्य का मतलब हो गया, देखिए अगर धातु को अगर पीटते रहेंगे तो उसको पतला से पतला तार हम बना सकते हैं इसको, है ना। उसी को बोलते हैं तन्यता। धातु को पीट करके, किसी भी पदार्थ को पीट करके पतला से पतला तार बना दे, उसको बोलते हैं तन्य। ठीक है, तन्यता। तो धातु को पीट करके हम पतला से भी पतला तार बना सकते हैं। जैसे देखिए कॉपर को पीटेंगे, पतला से पतला तार, तांबा जिसको बोलते हैं ना। उसके बाद और भी हो गया आपका क्या बोलते हैं, जैसे लोहा का भी बनाता है बहुत जगह, सिल्वर का भी बनता है तार, है ना। लेकिन सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक तन्य धातु जो होती है वो कौन होती है, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। सर्वाधिक तन्य धातु कौन है, तो सर्वाधिक तन्य धातु आपको एयू, यानी कि जिसको बोलते हैं हम लोग सोना। 1 ग्राम, क्यों अब सर्वाधिक तन्य धातु है, क्योंकि 1 ग्राम अगर आपके पास सोना है ना तो 2 किलोमीटर तक का तार बना सकते हैं आप। क्या कर सकते हैं, 2 किलोमीटर तक इस तार को आप खींच सकते हैं। 1 ग्राम, ज्यादा नहीं होता है सोना, 1 ग्राम सोना अगर आपके पास है तो उससे 2 किलोमीटर का तार बना सकते हैं। यानी सर्वाधिक तन्यता धातु कौन है, तो आपका सोना है ना। तो तन्यता आप समझ गए होंगे। उसके बाद अगला देखेंगे हम लोग, अगला क्या देखेंगे, तो अगला देख लेते हैं हम लोग। तन्यता हो गया आपका द्रवणांक और क्वथनांक, है ना। सबसे पहले इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, यानी कि ये 4 तो तरीका है ही, उसके बाद और भी तरीका है आपका, ठीक ना। तो स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग अब अगला चीज, यानी द्रवणांक एंड क्वथनांक जिसको कहते हैं। ठीक है, पांचवा नंबर क्या है भाई, तो द्रवणांक एंड क्वथनांक, द्रवणांक व क्वथनांक। ठीक,
धातु का जो द्रवणांक और क्वथनांक होता है वो क्या होता है, उच्च होता है। धातु का द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होता है, लेकिन अधातु की बात करें तो अधातु का द्रवणांक और क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है। धातु का द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होता है, जबकि अधातु का द्रवणांक और क्वथनांक निम्न होता है। अब ये द्रवणांक और क्वथनांक क्या होता है तो ध्यान से समझिएगा जरा। द्रवणांक का मतलब हुआ, जैसे ये क्या है, एक पदार्थ है ना, ये पदार्थ जो है अगर हम इसको आग में रखेंगे तो एक समय ऐसा, यानी ये तुरंत पिघलेगा नहीं, लेकिन ताप उस पर अगर बढ़ाते जाएंगे, उष्मा बढ़ाते जाएंगे, एक समय के बाद ऐसा होगा कि ये पिघलना शुरू हो जाएगा, है ना, यानी ये द्रव फॉर्म में बदल जाएगा, लिक्विड फॉर्म में ये चेंज हो जाएगा। तो ये अभी क्या है, ठोस है। तो किसी भी ठोस पदार्थ को जो है द्रव पदार्थ में, किसी भी ठोस को द्रव में बदल देना, उस पदार्थ का द्रवणांक कहलाता है। किसी भी ठोस पदार्थ को ताप के द्वारा, किसी भी ठोस पदार्थ को ताप के द्वारा द्रव में बदल देना, उस पदार्थ का द्रवणांक कहलाता है। मान लीजिए ये जो है 150 डिग्री तापमान पे जो है द्रव में पिघल गया, तो इसका जो द्रवणांक होगा वो कितना होगा, 150 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि आपका सिल्वर होता है, तो सिल्वर जैसे हो गया सोना, तो सोना जो है क्या होता है, जैसे सोना मान लीजिए 150-200 डिग्री सेल्सियस पर वो जो है पूरा पिघल के वो जो है लिक्विड फॉर्म में आ गया, तो उस सोना का जो द्रवणांक होगा वो क्या हो जाएगा आपका 200 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हैं? तो हर चीज, हर पदार्थ का जो सेल्सियस होता है, हर पदार्थ का जो द्रवणांक होता है वो अलग अलग होता है। तो द्रवणांक और क्वथनांक धातुओं का क्या होता है, उच्च होता है, लेकिन अधातु का क्या होता है, निम्न होता है ना। जैसे कोयला, इसको जलाएंगे तो क्या हो जाएगा, जलिए जाएगा। ऐसा थोड़ी कि कोयला पिघल करके द्रव बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद अगला आपका देख लेते हैं, अगला आपका जो हो जाएगा क्या, द्रवणांक और क्वथनांक हो गया। फिर कठोरता होता है, चालकता आता है। तो देख लेते हैं, कठोरता देख लेते हैं या फिर चालकता देख लेते हैं। पहले चालकता, तो धातु जो है उष्मा और विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। धातु क्या होता है, धातु उष्मा व विद्युत का, धातु उष्मा व विद्युत का क्या होता है भाई, तो सुचालक होता है, ठीक ना, सुचालक होता है। लेकिन ये क्या होता है, तो ये कुचालक होता है। पूरा लिख लेना है आपको कि धातु उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है ना। अब लेकिन इसमें भी एक आपका अपवाद है। अब ये अपवाद क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। उष्मा और विद्युत का, यानी जितना भी धातु है, जितना भी अधातु है, वो सबके सब क्या होता है, उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। यानी उसमें उष्मा ब्लो नहीं होता है, उसमें उष्मा नहीं पहुंचता है, ना तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है। लेकिन एक ऐसा अधातु है जिसमें उष्मा प्रवाहित होता है, विद्युत प्रवाहित होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे बोले तो ग्रेफाइट, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो अपवाद बोल देते हैं। ग्रेफाइट हो गया तो ग्रेफाइट, इसको क्या बोलते हैं, अपवाद। अभी अपवाद क्या चीज होता है केमिस्ट्री में, समझ में बहुतों को नहीं आता है। तो अपवाद का मतलब होता है, जैसे देखिए मान लीजिए एक कोचिंग है, ठीक है, वहां पे 10 स्टूडेंट पढ़ता है, जिसमें कि 9 स्टूडेंट जो है अच्छे अंक से पास हो गया, लेकिन एक स्टूडेंट था जो कि फेल हो गया। तो बताइए इसमें आप किसका गलती देंगे, तो आप जो है इसमें कोचिंग को दोष नहीं दे सकते हैं, कोचिंग वाले को दोष नहीं दे सकते, इसमें उस स्टूडेंट का गलती है, यानी अपद्दर निकल गया वो, है ना। तो उसी को जो है क्या बोलते हैं हम लोग, अपवाद कहते हैं। यानी कि इसका जितना भी साथी है धातु का, वो सबके सब क्या है, तो विद्युत और उष्मा का कुचालक है, लेकिन एक बस ये है जो कि विद्युत और उष्मा का सुचालक है, यानी विद्युत और उष्मा का समर्थन करता है ये, ठीक है। अब ये विद्युत और उष्मा क्या होता है, सुचालक का मतलब क्या होता है, सु मतलब होता है अच्छा, और चालक का मतलब अच्छा चालक, यानी कि किस चालक का मतलब एक जगह से जो दूसरे जगह तक किसी भी वस्तु को पहुंचा दे। तो यहाँ पे उष्मा और विद्युत को पहुंचाएगा। तो उष्मा का मतलब हो गया, जैसे देखिए लोहा, ये लोहा क्या करेगा, एक जगह से दूसरे जगह उष्मा पहुंचाता है। और चांदी हो गया, एक जगह से दूसरे जगह उष्मा पहुंचाता है। विद्युत भी पहुंचाता है एक जगह से दूसरे जगह। अब ये कहेंगे उष्मा कैसे पहुंचाता है एक जगह से दूसरे जगह, तो देखिए आप जो भोजन जिसमें बनाते हैं वो भी बर्तन क्या होता है, सिल्वर का, या फिर आप बोल सकते हैं एल्युमिनियम का होता है ना। तो एल्युमिनियम आपको पता है धातु है, तो उसमें जब आग लगता है या फिर उसमें जब जो है हम ताप देते हैं, उष्मा जब देते हैं, तो वो क्या करता है, उसमें जो उपस्थित भोजन है उसको क्या करता है, बना देता है। तो ये क्या है, उष्मा का सुचालक ही तो है। लेकिन कोयला में आप दीजिए, कोयला जल के खुद राख हो जाएगा, है ना। तो चालकता का मतलब समझ गए होंगे। उसके बाद देखते हैं आपका कठोरता, क्या देखेंगे, कठोरता, है ना। कठोरता, धातु क्या होती है, तो धातुएं कठोर होती है, या फिर धातु कठोर होती है, धातु कठोर होती है। लेकिन इधर क्या लिखेंगे, तो ये कठोर नहीं होते, या फिर अधातु कठोर नहीं होते, अधातु कठोर नहीं होते हैं, अधातु कठोर नहीं होते हैं। अब ये धातु कठोर होते हैं, इसमें भी अपवाद है। कई सारा ऐसा धातु है जो कि कठोर नहीं होता है। जैसे आपका हो गया सोडियम, पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम एक ऐसा धातु है जो कि बहुत ही मुलायम होता है। क्या होता है, बहुत ही ये मुलायम होता है, और इतना मुलायम होता है कि इस धातु को आप चाकू से भी काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको आप चाकू से भी इसको काट सकते हैं, इतना ज्यादा ये मुलायम होता है, ठीक है। तो इस चीज को तो आप समझ ही गए होंगे।
अब देखते हैं अगला टॉपिक आपका आता है, क्या बोलते हैं उसको, ध्वनि, है ना। तो धातु को पीटने पर क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होता है। क्या होता है, धातु को पीटने पर तो ध्वनि उत्पन्न होता है। धातु को पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या होती है, विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है ना। लेकिन अगर आप धातु को कोयला और कोयला बजाड़िए तो ध्वनि थोड़ी उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे लिखना है क्या कि इसे पीटने पर यानी धातु को पीटने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है ना, नहीं होती है। ठीक, उसके बाद अगला देख लेते हैं। अगला क्या हो जाएगा, देखिए धातु क्या होता है, कठोर नहीं होता है। उसके बाद हो गया इधर क्या, कठोरता तो आप समझ गए, अपवाद भी आप समझ गए। ध्वनि क्या हो गया, तो धातु को पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जबकि अधातु को पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। यहां तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद अगला देखते हैं। तो अगला क्या देखेंगे हम लोग, अगला देखेंगे हम लोग अवस्था को। क्या देखेंगे, अवस्था, है ना। अवस्था देखिए, धातुएं जो होती है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में। धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। और अधातुएं जो होती है, अधातु क्या होती है, तो अधातु जो है वो द्रव और गैस अवस्था में पाई जाती है। क्या होती है, अधातु जो है ठोस और गैस अवस्था में पाई जाती है ना, ठोस और गैस अवस्था में पाई जाती है, ठोस और गैस अवस्था में पाई जाती है ना। अधातु क्या होती है, ठोस और गैस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे अपवाद भी आता है, कई सारा ऐसा अधातु है जो कि ठोस अवस्था में पाई नहीं जाती है। वो कौन सा, एक ही है, आपका याद रखना है कौन है, तो Hg, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पारा यानी मरकरी कहते हैं। तो मरकरी जो है वो क्या है कि कमरे के ताप पर यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर भी ये जो है क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी ठोस अवस्था में पाई जाती है सारी धातुएं। लेकिन अपवाद में एक हो गया आपका पारा, जो कि ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता है बल्कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो यहां से एक क्वेश्चन आपका बनता है, क्या बनता है कि ऐसा कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आपको याद रखना है पारा यानी मरकरी। लेकिन यहां पे आपका अधातु ठोस और गैस अवस्था में तो पाई जाती है, लेकिन अधातु में भी एक अपवाद है। क्या अपवाद है, तो ये भी जो है एक द्रव अवस्था में पाया जाता है, जिसका नाम है ब्रोमीन। क्या नाम है, ब्रोमीन, जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन सा अवस्था में, तो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है ये ब्रोमीन। अब यहाँ पे दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को। क्या कंफ्यूजन होता है, आपको याद रखना है, अगर अधातु पूछे तो आपको याद रखना ब्रोमीन, धातु पूछे तो पारा। अब पूछेगा क्या, तो ध्यान से रखिएगा, धातु यानी कमरे के ताप पर कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो याद रखना है कौन, पारा, है ना। लेकिन अगर अधातु पूछे कमरे के ताप पर कौन सा अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ब्रोमीन। ठीक है, इस चीज को आप समझ गए होंगे। उसके बाद देख लेते हैं एक और चीज है, घनत्व। क्या देखेंगे, घनत्व। अगला देख लेते हैं हम लोग, क्या देखेंगे, तो घनत्व। ठीक है, धातु जो है ये, इसका घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। धातु का घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। लेकिन अधातु के घनत्व की बात करें तो अधातु का घनत्व क्या होता है, अधातु का घनत्व निम्न होता है। क्या होता है, निम्न। एक और टॉपिक आपका रह गया चमक, है ना, उसको हालांकि पहले ही बताना था लेकिन उसको छूट गया था वो चीज। तो आपको यहां पे रखना याद, चमक। तो धातुओं में जो है विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। क्या होती है, धातुओं में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। चमक में क्या लिखना है, धातुओं में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। लेकिन अधातु में अगर बात करें तो अधातु में विशेष प्रकार की चमक यानी अधातु में चमक नहीं पाई जाती। कोयला क्या चमकता है, नहीं ना, तो अधातु में चमक नहीं पाई जाती है ना, नहीं पाई जाती है। अब इसमें भी अपवाद है, अधातु में एक अपवाद है। वो क्या क्या अपवाद है, तो एक है ग्रेफाइट जो कि चमकता है दोस्तों, और भी एक है, एक क्या है, आयोडीन, है ना। ग्रेफाइट हो गया, आयोडीन हो गया, ये दोनों अधातु होते हुए भी क्या होता है, चमकता है। जबकि सारे अधातु जो है वो क्या होता है, चमकता ही नहीं है। यानी दो ही अपद्दर है जो कि क्या हो गया, ग्रेफाइट और आयोडीन, जो कि चमकता है। ठीक है, तो इस चीज का आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और भौतिक अवस्था के आधार पर हम लोग जो है क्या देख लिए, धातु और अधातु का अंतर देख लिए। तो आप जो है इस चीज को समझ ही गए होंगे, इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो है, हाँ तो दोस्तों अब जो है हम लोग देख लेंगे, यानी अगला वीडियो में जो है क्या करेंगे, तो धातु और अधातु का रासायनिक गुणों में अंतर एंड और जितने भी टॉपिक हैं उन सभी चीजों को जो है कवर करने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।